नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी के चैनल पे। एक बहुत बड़ी सवाल रहती है कि एसएससी हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, कितने घंटे पास करने के लिए बहुत सही है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन-सी उम्र बिल्कुल सही है। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं आशीष। आशीष जो हैं एक एक्साइज़ इंस्पेक्टर हैं और अभी मुंबई में पोस्टेड हैं। आशीष से अपन कुछ प्रश्न पूछना शुरू करें उससे पहले मैं आपको छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ। साढ़े 18 साल की उम्र में आशीष ने अपना कॉलेज पूरा किया। कॉलेज पूरा किया, बीए कंप्लीट करी, एमए करी, बीएड करी और 21 साल की उम्र में 2017 वाले पेपर से पास हुए, सेलेक्ट हुए और मुंबई में एक्साइज़ इंस्पेक्टर पहुँच गए। तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा है ना, साढ़े 18 साल की उम्र में कॉलेज पूरा हुआ, फिर एमए भी कर लिया, फिर बीएड भी कर लिया, नौकरी भी ले ली और 21 साल में जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच भी गए। तो बने रहिए हमारे साथ, आशीष से सुनते हैं उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे की। आशीष आपका बहुत स्वागत है। Thanks for having me, sir. And welcome everyone on the SSC platform of मिशन ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी किस होलिस्टिक अप्रोच से हम A to Z क्लियर कर सकते हैं, कितना हमें टाइम चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए और एक सिंपल विल ब्रेक इट डाउन टू वेरी सिंपल टर्म्स। आशीष, जो बच्चे इनको देख रहे होंगे ना, उनके बहुत ही नॉर्मल से सवाल होते हैं। सबसे पहले मैंने आपके बैकग्राउंड के बारे में तो बता दिया, तो बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन बैकग्राउंड से ही आता है, क्या आर्ट्स वाले एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि सभी लोगों के लिए एक फेयर प्लेग्राउंड हो, इसलिए इसमें किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होती है। तो आशीष हमें बताना चाह रहे हैं कि आपने कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास जज्बा होना चाहिए और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप 100% कर सकते हैं। आशीष, आपने एक ही बार पेपर दिया, मतलब आप पहली बार में सेलेक्ट हुए या फिर आपने आगे भी पेपर दिया? मैंने पहली बार दिया था कॉलेज के फाइनल ईयर अपीयरिंग के साथ साथ, विच आई फेल टू क्लियर बाय वेरी स्मॉल मार्जिन एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी, बिकॉज अगर वो एग्जाम मेरा क्लियर होता तो हो सकता था कि मैं टीए या फिर किसी लोअर रैंक पे ही रह के और सेटल हो जाता। सो वट एवर हैपेंड फॉर गुड। आशीष अपनी असफलता में भी एक पॉजिटिव मैसेज ढूंढ रहे हैं, तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका पिछले साल क्लियर नहीं हो पाया या कुछ कमी रह जाती है, तो ध्यान रखिए कुछ अच्छे के लिए ही ऐसा हो रहा होता है। हम आगे जाकर उसको बहुत आराम से क्या कर सकते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आशीष, इसके बाद 2017 में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या आपने फिर पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक्साइज इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया पोस्ट है एसएससी से आने वाली, तो क्या अपग्रेड करने के लिए आपने कुछ और दोबारा एग्जाम दिया? मैंने दोबारा एग्जाम दिया, बट 2017 के बाद कोविड वगैरह आ गया और फिर मुझे लगा कि इंस्पेक्टर से बेटर तो और क्या ही पोस्ट है। मुझे अपनी ड्रीम लोकेशन मुंबई मिली, ड्रीम पोस्ट, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म का थोड़ा सा एक क्रेज था यूनिफॉर्म का क्रेज था, तो मुझे लगा कि दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आजकल आशीष ऐसा एक मीम चल गया है कि इंग्लिश की सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत आपका इंग्लिश का स्कोर क्या रहा था? मेरा 2017 में इंग्लिश का स्कोर था 172.5। अच्छा। उसके बाद मैंने 2018 में भी दिया था, उसके बाद 2018 में भी आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई स्कोर्ड 197.30 इन 2018। 197.30, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है, 200 में से मार्क्स लेके आना। तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश एक बड़ी समस्या रहती है और अचानक से इंग्लिश का वेटेज भी बहुत हो गया, प्री मेंस दोनों में, बाकी सब चीजें आसान हो गई। तो आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करते थे? कुछ हमारे बच्चों को कुछ आप टिप्स देना? डेफिनेटली। तो चूंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, तो मेरे लिए इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, इंग्लिश मेरे लिए एक बहुत ही एक्लीज हिल एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है कि इट वाज वेरी पेनफुल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर मी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं इसको 4 बेसिक स्टेप्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रिक वाले टीचर के पीछे नहीं भागा, आपको यही चीज़ अवॉइड करनी है। आप देखेंगे यूट्यूब पे और इन जनरल आपको बहुत सारे ट्रिक्स से पढ़ाने वाले टीचर्स मिलेंगे, आप इन लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी पैटर्न बदलता है तो ये आपकी मुश्किलें खड़ी कर देगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। आप जो भी पढ़ें वो इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करें, आपके इंटरेस्ट जो भी हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट का शौक है तो आप उसकी कमेंट्री जो है वो इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करें।
काफ़ी सारे ऐप हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंग्लिश में आर्टिकल्स आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे मैं क्रिकबज़ के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता था, उससे क्या हुआ कि मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई और इसने मुझे हेल्प किया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। इसके अलावा न्यूज़पेपर, मैं 25 मिनट की स्ट्रेटजी से न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसको मैं 2 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड करूंगा। पंद्रह मिनट आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो बिल्कुल स्पीड से पढ़ना है। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि न्यूज़ में क्या एसेंस है क्या नहीं है, आपको सिर्फ उसको स्पीड से पढ़ना है ताकि एग्जाम में जब आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए बड़े बड़े पैसेज पढ़ें तो आपका टाइम वहाँ पे सेव हो, आप क्विकली उस पैसेज से गो थ्रू कर पाएँ और लोकेट कर पाएँ कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उस क्वेश्चन का जवाब उस पैसेज के किस पार्ट में था। तो मैं 15 मिनट जो है न्यूज़पेपर को बिल्कुल स्पीड से पढ़ता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पढ़ता था जहाँ पे अच्छे खासे वोकैब और अच्छे खासे सब्जेक्ट मैटर कवर होते थे। सेकंड चीज़, मैं 10 मिनट के लिए जो पढ़ता था वो उसका एसेंस समझ के मैं पढ़ता था कि उस किसी भी आर्टिकल का एसेंस क्या है, उस आर्टिकल में किस टॉपिक के अराउंड बातें हो रही हैं, क्या क्या उसमें वोकैब यूज़ की गई हैं, क्या क्या उसमें जो है कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं। तो आशीष ने अपने को ये पता चल गया है आशीष से कि हमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और जो इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप करनी है। देखिए, जो शुरू में आपको, जो आशीष ने हमें बताया कि आपको 25 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए, आपको भयंकर बोर लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि पता नहीं यार ये हमारे काम आ रही है नहीं आ रही है, पर ये लॉन्ग टर्म में जाकर आपको फायदा देगी, क्योंकि जो सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, इस बात को फॉलो करके सेलेक्ट हुए हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल 100% बोर हो रहे हो, मर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर करते रहिएगा। सही कह रहा हूँ कुछ बिल्कुल सही। कुछ चीजें हमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिम जाएंगे तो आपकी एक दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं, बट इफ यू स्टे परसिस्टेंट विद इट देन अल्टीमेटली यू विल सी द रिजल्ट्स। आशीष, वोकैब के लिए क्या करते थे? वोकैब के लिए मैंने सबसे पहले तो एक वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है नॉर्मन लेविस की, विच इज वेरी कॉमन और सब लोग जानते होंगे। ये देखिए, मतलब जो आशीष ने बोला मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत सिंपल ग्रामर की, वोकैब की एक बुक है जो स्कूल से लगाने की बातें की जाती है, स्कूल से सजेस्ट की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आशीष के सजेशन पे आप उसको पढ़ सकते हैं, उसकी ऑनलाइन आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो बुक दिखने में भी बहुत बोरिंग लगती है, बहुत ही मोटी सी और छोटी सी बुक लगती है, लेकिन इट इज़ वेरी चीप और आपको उससे अल्टीमेटली बहुत फायदा होगा कि आप नए नए वर्ड्स को आप गैस कर पाएंगे कि उसका मीनिंग क्या होगा। बिकॉज वो बुक आपको वर्ड्स के रूट से पढ़ाती है कि इस किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की जो है ओरिजिन कहाँ से हुई, उनके वर्ड्स के क्या मीनिंग है और उस पर्टिकुलर रूट से क्या अलग अलग वर्ड्स आगे जाके बने हैं। तो इट हेल्प्स यू इन गैसिंग द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड। तो आशीष, नए वर्ड्स के लिए क्या करते थे? कुछ नोट करते थे, डायरी बनाते थे? बिल्कुल क्या करते थे? इसके लिए मैं बहुत ही एक यूनिक और सिंपल सी अप्रोच रखता था। मैं एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखता था जिसमें 4 कलर के पेजेस होते थे। आपको बहुत इजीली मिल जाएगी स्पाइरल वाली 4 कलर की। आप 4 कलर की मत भी रखिए, बट आप सेग्रीगेट करके रखिए 4 सेक्शन उसमें। उस बुक में मैं क्या करता था, उस पॉकेट डायरी में मैं क्या करता था कि जैसे मैं जो भी मॉक अटेम्प्ट करता था उसमें मुझे कुछ नया सिनोनिम या एंटोनिम जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी नहीं देखा है, जो कि कॉमनली इतना यूज़ भी नहीं होता है, थोड़ा सा अलग, वो मैं उसमें नोट करता था। और जब भी मुझे टाइम मिलता था आई यूज़ टू गो थ्रू दैट डायरी। उसमें मैं 4 सेक्शन रखता था, एक में सिनोनिम, एक में एंटोनिम, एक में वन वर्ड और एक में इडियम एंड फ्रेजेस। इस तरीके से उसको डिवाइड करके और मैं उसको बार बार पढ़ता था। मैथ्स के लिए या ओवरऑल आप कुछ बताना चाहते हो कि बच्चे को किस सीक्वेंस में शुरू करना चाहिए? मतलब पहले कोचिंग कर ले, फिर टेस्ट लगा ले, फिर प्रैक्टिस कर ले, या क्या, किस तरह से आपने कैसे किया था और क्या सबसे बेस्ट बिल्कुल तो एसएससी की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले तो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम का पूरा स्कीम क्या है, क्या लेवल के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, A to Z आपको थोड़ा उससे आइडिया लगेगा। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ज्वाइन ए कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जब अगर आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर ले तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया रहेगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस कितने लेवल के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन पेपर्स पे, प्रैक्टिस पेपर्स पे। आप जितनी ज़्यादा हो सके 20 से 25 बार, जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए, जब तक आपके पेपर उसमें फटने ना लगे, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसमें एक विशेष चीज़ जो करता था कि मैं पेंसिल का यूज़ करता था। ऑप्शंस को टिक करने में हमेशा पेंसिल का यूज़ करता था। और जब मेरा वो पर्टिकुलर सेट ऑफ पेपर खत्म हो जाता था तो मैं उसको इरेज करता था। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं यही सोल्व करता था और फिर से उसको इरेज करता था, जब तक उसकी हालत जो है तितर बितर नहीं हो जाती थी। ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं थोड़ी सी बातें आपको मेरे एक्सपीरियंस से ऐड ऑन और कर देता हूँ। आप क्या ध्यान रखिए, जैसा आशीष ने बताया, आपने एक बार अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया,
कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने बुक प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब प्रैक्टिस करते समय ध्यान क्या रखें, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। आप किसी भी सेगमेंट की बात कर लें, मतलब अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो उसको यूनिट में डिवाइड कर लीजिए, 4-4, 5-5 चैप्टर की, और जब वो यूनिट पूरी हो जाए तो थोड़ी बेइज्जती करवाइए। अपने घर पे बोलिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मुझे बताओ। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके बताना है, जिस क्वेश्चन पे उंगली रखी जाए उसकी अप्रोच आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अप्रोच याद हुई तो शायद वहां काम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आशीष प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं वो यही बात है कि क्वेश्चन याद होने चाहिए, अप्रोच याद होनी चाहिए, वहां जाकर बिल्कुल। अचानक से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर्किल या आपकी फैमिली में ऐसा माहौल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माहौल आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आपके जो फ्रेंड सर्किल हो उसमें उसी तरह के लोग हो जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप एक दूसरे से उसमें कॉम्पीट करें। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं उसमें कुछ ना कुछ बात थी तभी कह के गए हैं। अपने सराउंडिंग ऐसी बना के रखिए। आशीष, टेस्ट देते हैं बच्चे, मतलब कोर्स हो गया, प्रैक्टिस हो गई, टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट को बेसिकली कैसे बिल्कुल। अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कई बार कि वो एक सीरियस वाले माहौल से नहीं देते हैं, बीच में अपना फ़ोन चलाने लग जाएंगे, बीच में इधर उधर देखने लग जाएंगे। किसी एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा तैयारी डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि आपने मॉक उसके एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में दिए हैं या नहीं। जब मैं मॉक देता था तो मैं बाहर की दुनिया भूल जाता था, मेरा फ़ोन साइलेंट जब तक पूरा पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, और मैं उसी टेंशन और उसी नर्वसनेस के साथ वो पेपर देने के लिए बैठता था जैसे ही आपको एग्ज़ाम के टाइम पे होती है। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम नर्वसनेस होगी और आपको हार्ड लगेगा, यू विल फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो ये बात बिल्कुल आशीष ने हमें बहुत ही उम्दा बात बताई। आप मॉक टेस्ट हमेशा, जैसा आशीष ने सजेस्ट किया, कि आप एकदम सीरियस होकर दें, कैजुअल एटीट्यूड से मॉक पेपर ना दें, ऐसे समझें कि यही फाइनल पेपर है, और साथ ही साथ 5 मिनट कम का समय लें। बिल्कुल। जहां आपका नियत समय 60 मिनट है, आप 55 मिनट में ही उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो आप घर पे दे रहे हैं ना, अभी तो आप मॉक जैसा मॉक दे रहे हैं, मेन पेपर नहीं दे रहे हैं, तो 5 मिनट कम देंगे तो वहां परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक आनी शुरू होगी। इसी के साथ साथ अपने रूटीन को भी सुधार के रखिए। आपके पेपर रात को नहीं होंगे, दिन में होंगे। तो क्या होता है, हम रात को पढ़ना शुरू करते हैं, रात को पढ़ने की बहुत बढ़िया आदत बना लेते हैं, और फिर दिन में हमें नींद आती है, और उस दिन एग्जाम के टाइम हमारा दिमाग को समझ में नहीं आता कि ये दिन में है, फिर समस्या होगी। तो अपना रूटीन अभी नहीं सुधार सकते तो पेपर से जस्ट पहले जरूर सुधारिएगा। और पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है क्या? बिल्कुल स्कोर आ गया, मजे हो गए? बिल्कुल हमें कई सही क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना जरूरी है। कई बार एग्जाम में हमारे वो क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हमें पूरे पेपर का एनालिसिस जरूरी है, और वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत तुक्का मारा है, और ये वाला क्वेश्चन मेरा पूरा तुक्का था, और ये क्वेश्चन मेरा गलत था। हमें इस तरीके से 4 पार्ट्स में उसको क्लासीफाई करके, और फिर हमें देखना है कि हम कौन कौन से टॉपिक को फिर से पढ़ के, फिर से प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे इंग्लिश और जीके, इन 2 सेगमेंट्स में आप जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं या रिपीटेडली गलत कर रहे हैं, उन पे काम करने के साथ साथ उनको एक सेपरेट कॉपी में आप नोट भी कीजिए। बिकॉज आपने एक मॉक अटेम्प्ट किया, आज के 5 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि उस मॉक में आपने किस तरह का क्वेश्चन गलत किया था। तो यू हैव टू मेक ए डायरी ऑफ द काइंड ऑफ रॉन्ग हैबिट्स यू आर मेकिंग। और अगर आपको लगता है कि आप डायरी नहीं बना सकते तो लाल कलर का मार्कर लीजिए, उस क्वेश्चन को लाल कलर से बना दीजिए, ताकि आप मॉक दोबारा जब पन्ने पलट रहे हो तो आपको समझ आएगा लाल का मतलब खतरा है, ये क्वेश्चन आपने पहले गलत किया। डायरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मॉक आप ऑनलाइन ही दें। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा का जो फॉर्मेट है वही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट ये है आशीष कि भैया पहले अपना कोर्स पूरा कर लो। कोर्स करने के बाद दम लगा के पूरी प्रैक्टिस कर लो, कोई भी रेफरेंस बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से। ध्यान रखिएगा, आशीष कह रहे हैं किसी भी रेफरेंस बुक से, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सारी किताबें एक जैसी है, कहीं पे मोहन होगा और कहीं पे सोहन होगा, क्वेश्चन में नाम बदल सकता है, बाकी काम वैसा का वैसा रहता है। तो दूसरा काम है आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा काम, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो साहब मॉक पे आ जाइए और मॉक दम लगा के दीजिए, एनालिसिस कीजिए, अखबार पढ़िए। बोरिंग लगेगा, पर बोरिंग 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा, इसके बाद आपकी जीत निश्चित है। और एक लाइन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, मॉक कैन सेव यू फ्रॉम मॉकरी। बताइए, तो ये है सफलता का मंत्र जो हमें आशीष ने दिया। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए और इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू टू द मिशन ज्ञान फॉर हैविंग मी।